हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एच सी वर्मा फर्स्ट पार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम, उसका ऑब्जेक्टिव सेकंड वाला सेगमेंट। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं। पहली बात तो बेटा ये है कि इस सेगमेंट में किसी भी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। मोर देन वन ऑप्शंस मे बी करेक्ट, तो हमको सारे ऑप्शंस को एक बार देखना होगा अच्छी तरह से। ऑब्जेक्टिव सेकंड सेगमेंट जो एच सी वर्मा का है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, तो ऑब्जेक्टिव सेकंड में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसलिए वील हैव टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, तो हमको चारों ऑप्शंस चेक करके देखने होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एनएलएम का ऑब्जेक्टिव सेकंड है, इसमें सारे क्वेश्चन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड हैं। पिछले वीडियो में भी जब अपन ने ऑब्जेक्टिव फर्स्ट की बात की थी, वहां पर भी मैंने आपको थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। तो इस सेगमेंट को समझने के लिए यू विल हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है। जब अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तो उसमें एक स्यूडो फोर्स का अपन कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है। ये सारा मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश की है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज अपन को प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन को ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि ये वीडियो सॉल्यूशन आप देखें, बट उससे पहले अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई डाउट हो, आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को डिसाइड करना नहीं आ रहा, आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो पहले आप उसकी थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को एक बार कहीं से देख ले, समझ लें अच्छे तरह से। आपके नोट्स हो, बुक हो, जहाँ से भी आप उसको देखना चाहें, पहले उसको क्लियर करेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हालांकि मैं भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों? क्वेश्चन कहता है ए रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू द अर्थ। ठीक है, मतलब एक रेफरेंस फ्रेम है जो अर्थ के साथ में अटैच है। अब उससे रिलेटेड चार ऑप्शंस हमको दिए हैं। ए कहता है इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। सेकंड कहता है कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सी कहता है इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। डी कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। मैंने चारों ऑप्शंस पढ़े, तो चारों ऑप्शंस पढ़ करके मुझे एक बात समझ में आई है कि मुझे कहाँ पर अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन ये कहता है कि अर्थ के साथ में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने अटैच कर दिया, अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा। नटशेल में अगर बात करें तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा। ठीक, उसके लिए बेटा हमको ये चीज कंफर्म होना जरूरी है कि अर्थ एक्चुअल में कैसा फ्रेम है। ओके, प्रैक्टिकली मतलब रियलिटी में अगर बात की जाए तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं यहां पर कि एक्चुअल में अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है। उसका रीजन क्या है कि जो एक्सेलरेटेड मोशन करता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ठीक, अब आप कुछ क्वेश्चंस में ऐसा पाएंगे कि अर्थ को इनर्शियल फ्रेम कंसीडर किया गया होगा कन्वीनियंस के लिए कई बार, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम कई बार एज पर रिक्वायरमेंट अर्थ को इनर्शियल फ्रेम भी कंसीडर कर लेते हैं। बट एक्चुअल में अगर बात की जाए तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। उसका रीजन क्या है कि अर्थ के बेटा दो तरह के मोशन हो रहे हैं। एक तो अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, मतलब एक सर्कुलर मोशन हो रहा है सन के चारों तरफ। इसका मतलब वो एक एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। सर्कुलर पाथ में अगर मोशन हो रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, तो इसका मतलब वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इसकी वजह से अर्थ कैसा हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, सेकेंडली अगर अपन बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो रही है, तो वो रिवॉल्यूशन भी करती है और अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है, उसकी वजह से भी वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सो देयर आर टू रीजंस फॉर द अर्थ टू बी बीइंग अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ में जो फ्रेम अटैच होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को हम वापस से देखते हैं। तो अर्थ के साथ में जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल तो है ही नहीं। ए कहता है इज एन इनर्शियल फ्रेम, ये तो इनकरेक्ट हो गया। बी क्या कहता है? कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यस, हमने भी यही बोला था अभी कि रिवॉल्यूशन की वजह से अगर हम बात करें तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं बनेगा।
सी कहता है इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल। इनर्शियल फ्रेम तो हम उसको कह ही नहीं रहे, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी कहता है कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये भी सही है, तो दो ऑप्शन सही हो गए इसमें, बी और डी। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को इंपोर्ट करके क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। लेट्स इंपोर्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही रिलेटेड है। अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम, सो वी कैन कंक्लूड दैट द फ्रेम इज इनर्शियल, resultant force on the particle is zero. The frame may be inertial but the resultant force on the particle is zero. The frame may be non-inertial but there is a non-zero resultant force. क्या अपन को क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ने में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, उसको समझना है। अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम, मतलब एक फ्रेम में अगर हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करें, फ्रेम का एक्चुअल में मतलब क्या है? फ्रेम एक्चुअल में ऑब्जर्वर ही है। तो जब मैं कहता हूं कि उस फ्रेम में बात की जाए तो इसका मतलब उसको ऑब्जर्वर कंसीडर करके अपन बात कर रहे हैं। जनरली हम फ्रेम कौन सा लेते हैं? ग्राउंड का लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि एक पार्टिकल को हमने एक फ्रेम से ऑब्जर्व किया तो हमको वो पार्टिकल रेस्ट में दिखा, तो सोचो क्या सिचुएशन बन सकती है? सिचुएशन क्या बन सकती है? मान लो ये हमारा पार्टिकल है और ये हमारा फ्रेम है जिसको हमने एस कह दिया, ठीक है? सोच करके बताना, अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की स्पीड जीरो है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्रेम की स्पीड भी जीरो है। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों रेस्ट में है। अब आप चेक करो इस फ्रेम में अगर बात करें तो पार्टिकल रेस्ट में होगा या नहीं होगा? ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं कि मान लो हमारा पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट में, लेफ्ट में, किसी भी एक डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो हमारा फ्रेम है वो भी उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं बेटा, ये ग्राउंड फ्रेम में ले रहे हैं, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। अब पार्टिकल और फ्रेम सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। लेट मी नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम? दैट इज ऑल्सो जीरो। तो फर्स्ट केस में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे v ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू s इज इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड केस में भी अगर बात करेंगे तो v ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू s इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, एक केस और कंसीडर कर सकते हैं अपन, ध्यान से देखना उसको। से इनिशियली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। इनिशियली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। इनिशियली स्पीड ऑफ द फ्रेम इज ऑल्सो जीरो। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर लो। फ्रेम भी उसी डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन से। ओके, नाउ टेल मी, इनिशियली वेलोसिटी दोनों की जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम कितनी है? जीरो। और फिर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना आया? जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की फ्रेम के रेस्पेक्ट में जीरो है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात करेंगे, आप इसको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर भी सोच सकते हो कि आप भी रेस्ट में, पार्टिकल भी रेस्ट में, फिर दोनों सेम एक्सीलरेशन से सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करें, तो क्या आपके रेस्पेक्ट में पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहेगा? रहेगा। तो इस केस में भी हम क्या कहेंगे? v ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम इज इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन में ये कहा कि पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट, हमारा पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसके लिए हमने फ्रेम की 3 पॉसिबल कंडीशन से ले ली। पहले केस में हमारा फ्रेम भी रेस्ट में है। अच्छा, जो फ्रेम रेस्ट में होता है वो कैसा बनेगा? वो इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक। सेकंड केस में हमने कहा कि द फ्रेम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस केस में भी हमारा फ्रेम कैसा बनेगा? इस केस में भी हमारा फ्रेम इनर्शियल बनेगा।
थर्ड केस में हमने कहा था फ्रेम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो इस केस में हमारा फ्रेम कैसा बनेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा। बोलो बच्चों बात क्लियर है। चलो अब इससे रिलेटेड चार ऑप्शन अपने सामने है। द फ्रेम इज इनर्शियल, कंक्लूजन क्या है कि फ्रेम इनर्शियल है, फ्रेम तो नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। तो क्या हम ये कहते हैं कि फ्रेम इनर्शियल है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेम मे बी इनर्शियल, फ्रेम मे बी इनर्शियल। इस वर्ड की जगह अगर मे वर्ड होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। बी क्या कहता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। जरूरी तो नहीं है, हाँ फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर आप बात करोगे तो पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। सेकंड केस में भी अगर हम बात करेंगे तो फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बट थर्ड केस में अगर हम देखें तो पार्टिकल इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, सो इन थर्ड केस फोर्स ऑन द पार्टिकल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बी ऑप्शन तो ये कहता है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। फर्स्ट को मैं इनकरेक्ट कहूंगा, सेकंड को भी मैं इनकरेक्ट कहूंगा, थर्ड कहता है द फ्रेम मे बी इनर्शियल। मे बी, यस, मे इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। मे बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अगर फ्रेम इनर्शियल होगा तो पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो आ रहा है। दोनों केसेस में हम देख सकते हैं इस बात को, यहां भी फोर्स जीरो और यहां भी फोर्स जीरो है। दिस इज करेक्ट। डी क्या कहता है, द फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल हो सकता है क्या, हो सकता है, बट देयर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज आवर थर्ड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है एंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज नॉट जीरो। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी और डी दो ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गए। एम आई क्लियर डियर स्टूडेंट्स? बच्चों बात क्लियर है यहाँ तक? अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सारे सॉल्यूशंस को ध्यान से देखना है, समझना है। किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी आंसर को डायरेक्टली याद रखने की या रटने की कोशिश मत करना। थर्ड क्या कहता है, अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1। पहले अपन केवल इतनी सी बात कर लेते हैं, नहीं तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगा। एक पार्टिकल हमने S1 फ्रेम में ऑब्जर्व किया तो हमको पार्टिकल रेस्ट में मिला, ठीक है जी। चलो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात की है कि एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेम S1 ओनली। आगे का क्वेश्चन बाद में देखेंगे। S1 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज अपन ने ली थी। पार्टिकल की अगर अपन बात करें तो v इक्वल्स टू जीरो, फ्रेम S1 की अगर अपन बात करें तो v इक्वल्स टू जीरो, फिर पार्टिकल की अगर अपन बात करें तो v इक्वल्स टू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर अपन फ्रेम S2 की बात करें तो फिर वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर तीसरा केस अपन ने लिया था कि पार्टिकल इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। सॉरी, S2 की जगह यहाँ पर S1 आएगा एंड S1 इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी S1 की भी जीरो है और वो भी सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। लेट मी नो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एक बार वापस से चेक करते हैं पर S1 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो पार्टिकल रेस्ट में है, ओके ठीक। सेकंड केस में हम बात करें तो यहां भी पार्टिकल की S1 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो। थर्ड केस में यहां पर भी अगर हम बात करें तो पार्टिकल की S1 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो। अब आप मुझे बताओ S1 के बारे में आपका क्या विचार है, S1 इनर्शियल या नॉन इनर्शियल है। इसमें दो केसेस अगर हम देखें तो दो केसेस में तो हम S1 को इनर्शियल मान रहे हैं, पहला और दूसरा। तीसरे केस में अगर हम बात करें तो S1 नॉन इनर्शियल है। पिछले क्वेश्चन में पूरा डिस्कशन अपना हुआ ही है। तो S1 के लिए कंक्लूजन क्या है, इट मे बी इनर्शियल, इट मे बी नॉन इनर्शियल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर, ओके। अब आगे की कहानी सुनते हैं। एंड मूविंग, किसकी बात हो रही है, पार्टिकल की। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। उसी पार्टिकल को अगर हम दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करें, एक बार के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं S2 की। S2 फ्रेम में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। S1 का कंक्लूजन आ गया कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों हो सकता है। अब S2 की बात करते हैं। सॉरी, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है बेटा। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट एंड S2 इज इन रेस्ट, v इक्वल्स टू जीरो। अब बताओ S2 फ्रेम में पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यस। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये बन गई, ओके। सेकंड पॉसिबिलिटी पर हम बात करते हैं।
particle is moving with some constant velocity v1, some constant velocity, and s2 is moving in the same direction or in the opposite direction with some other constant velocity. मतलब दोनों की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग हैं. अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल की s2 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी आएगी, v2 माइनस v1. और अगर v2 अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इस फ्रेम में वेलोसिटी क्या आती, v1 प्लस v2. कांस्टेंट वेलोसिटी आती या नहीं आती, आती, जिसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. तो यहां पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट. तीसरा केस थोड़ा ध्यान से, पार्टिकल इज मूविंग विद सम एक्सीलरेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, s2 is moving in the same direction with same acceleration. So relative acceleration मतलब acceleration of particle with respect to s2 is 0. तो relative acceleration तो 0 हो गया. क्या relative velocity भी 0 होगी? ये जरूरी नहीं है. अब पहले जो हमने डिस्कस किया था और अब जो डिस्कस कर रहे हैं, तीसरे केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना. किसी इंस्टेंट पर बेटा p की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है. मान लो एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उस इंस्टेंट पर s2 की इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. अब मेरे को बताओ कि पार्टिकल का s2 फ्रेम में एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0. मतलब पार्टिकल s2 के रेस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा, लेकिन क्या वेलोसिटी भी 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ रही है. सो द पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्रेम s2. ठीक. अब s2 के लिए कंक्लूजन बताओ, आप सर्च करके चेक करके देखो. फर्स्ट केस में अपन क्या कहेंगे, s2 कैसा है. फर्स्ट केस में अगर अपन बात करेंगे तो s2 कैसा है, s2 है इनर्शियल. बोलो यस और नो. फर्स्ट केस में अगर बात करेंगे तो सेकंड केस में अगर हम बात करेंगे तो भी s2 कैसा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी हम s2 को क्या बोलेंगे, इनर्शियल. और यहां पर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो थर्ड केस में हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉन इनर्शियल. से यस और नो. ठीक. अच्छा, शायद यही कंक्लूजन हमारे s1 के लिए भी थे. s1 को हमने कहा था कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों हो सकता है. s2 के लिए भी हम कह रहे हैं कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों हो सकता है. क्वेश्चन अब कहता क्या है, मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शंस. चलो जी अपन पॉसिबल ऑप्शंस ढूंढते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है. ए कहता है बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, दिस इज पॉसिबल, कि दोनों फ्रेम इनर्शियल हो. बी कहता है बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. सी कहता है s1 इज इनर्शियल एंड s2 इज नॉन इनर्शियल. अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा कि किसी एक सिचुएशन में बात की जाए और s1 इनर्शियल है तो क्या s2 नॉन इनर्शियल होगा. बोलो, मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शन. मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि s1 तो इनर्शियल हो बट s2 नॉन इनर्शियल हो. ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी. s1 नॉन इनर्शियल हो और s2 इनर्शियल हो, ये भी नहीं बनेगी. या तो दोनों इनर्शियल बनेंगे या दोनों नॉन इनर्शियल बनेंगे. आप चाहो तो इसको चेक करके देख लेना, ये बहुत डिटेल डिस्कशन है. मतलब इसके सॉल्यूशन पर अगर हम जाएं तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का डिस्कशन भी हो सकता है. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, आप चेक करके देख लेना. अगर s1 इनर्शियल है तो s2 नॉन इनर्शियल नहीं होगा, और s1 अगर नॉन इनर्शियल है तो s2 इनर्शियल नहीं होगा. तो या तो दोनों फ्रेम इनर्शियल है या फिर दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल है. तो ए और बी दो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए अपने. क्लियर है बात. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखें भाई. फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स टाइम के साथ में वेरी करता हो, ये ग्राफ दिया है हमको. द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन. हमको वो वाला पोर्शन ढूंढना है जहां पार्टिकल पर फोर्स 0 है. अच्छा, अब इसमें कनेक्टिविटी ढूंढते हैं. जहां पार्टिकल पर फोर्स 0 होगा वहां एक्सेलरेशन 0 होगा, और जहां एक्सेलरेशन 0 होगा वहां v कांस्टेंट होगा, और जहां v कांस्टेंट होगा वहां पर xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आएगा, और स्लोप कांस्टेंट आएगा वहां पर ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन. फिनिश. तो अब उल्टा सोच लो, जहां xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वहां स्लोप कांस्टेंट है.
स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप का नाम ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फोर्स जीरो आएगा। बोलो ये बात क्लियर है? तो कौन कौन से पोर्शन हो गए? एक तो हो गया ए बी पोर्शन और एक हो गया हमारा सी डी पोर्शन। तो ए बी और सी डी मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, दो ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर शोज अ हैवी ब्लॉक kept on a frictionless smooth surface and being pulled by two ropes of equal mass m। फिगर देख लेते हैं अपन एक बार। ये एक हैवी ब्लॉक है, इसका मास अपन कैपिटल एम मान लेते हैं, बहुत ज्यादा इसका मास है। ये दो रोप है, ये लेफ्ट वाली रोप हो गई, ठीक, और इधर ये राइट वाली रोप हो गई, और दोनों का मास कितना है? एम। क्वेश्चन कहता है टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पर बात करें, द फोर्स ऑन द लेफ्ट रोप इज विथड्रॉन बट द फोर्स ऑन द राइट एंड कंटिन्यूज टू एक्ट। क्या कहना चाहते हैं? t इक्वल्स टू जीरो से पहले और t इक्वल्स टू जीरो के बाद, मतलब t लेस देन जीरो और t ग्रेटर देन जीरो, दो सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन हमको दिखाई दे रही है बेटा, जिसमें दोनों एंड पर इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एफ एफ, ये है t लेस देन जीरो पर। पहले अपन इस सिचुएशन का एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना। हालांकि वो कह रहा है कि t इक्वल्स टू जीरो पर हमने लेफ्ट, यहां पर ये जो फोर्स लग रहा था इसको हटा दिया, तो फिर उसके बाद में क्या सिचुएशन बनेगी बाद में देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट लेट F1 एंड F2 बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस बाय द राइट रोप एंड द लेफ्ट रोप। मतलब राइट रोप की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, और लेफ्ट रोप की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F2 है। यहीं पर हम FVD ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। राइट रोप के लिए अगर मैं बात करूंगा तो उस पर बेटा इस एंड पर ए एन मान लेते हैं अपन, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब मैंने ए पर राइट साइड में एफ फोर्स लगाया, तो बी पर रोप की वजह से फोर्स किधर की तरफ लगेगा? राइट में लगेगा, और ब्लॉक की वजह से रोप पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा? लेफ्ट में। एक्शन रिएक्शन से फोर्स के डायरेक्शन को समझ लेना। तो रोप की वजह से जो फोर्स है उसको कितना कहा हुआ है? F1। तो हम कहेंगे रोप की वजह से ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो राइट में लग गया F1, और ब्लॉक की वजह से रोप पर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट में लग गया F1। ऐसे ही लेफ्ट में अगर हम बात करेंगे तो D पर हमने लेफ्ट साइड में F फोर्स लगाया है, तो C पॉइंट पर रोप की वजह से ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा F2, और ब्लॉक की वजह से रोप पर जो फोर्स लगेगा वो राइट में लगेगा F2। इज दैट क्लियर? चलो जी, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन देखते हैं, t लेस देन जीरो की अपन बात करें तो t लेस देन जीरो का ही ऑप्शन देखें अभी अपन, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको। a और b दो ऑप्शन t लेस देन जीरो के हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F फॉर t लेस देन जीरो। सेकेंड कहता है b F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F प्लस mg फॉर t लेस देन जीरो। यहाँ से देख लो t लेस देन जीरो पर दोनों फोर्स लग रहे हैं। देख करके पूरे फिगर को भी अगर अपन एक साथ देखेंगे, पूरे का एफवीडी अगर अपन बनाएंगे तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। सिंपल अपन इस तरह से कह सकते हैं कि भाई राइट में भी एफ फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में भी एफ फोर्स लग रहा है, कहानी पूरी एक जैसी बन रही है। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो है और मैं किसी भी रोप का अगर एफबीडी बनाऊं, एक बार एफबीडी भी बना लेते हैं, मान लो राइट वाली जो रोप है जिसका मास एम है उसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो मैं कहूंगा कि भाई एफ तो राइट में लगा और F1 इस पर लेफ्ट में लगा और एक्सीलरेशन इसका जीरो आया, तो नेट फोर्स कितना आया? जीरो। तो अपन क्या बोलेंगे? F इक्वल्स टू F1, नेट फोर्स जीरो। एंड द सेम थिंग विल बी अप्लाइड फॉर द लेफ्ट रोप एज वेल। तो फिर हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? F इज ऑल्सो इक्वल्स टू F2। तो t लेस देन जीरो पर क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट मिला F इक्वल्स टू F1 प्लस F2। t लेस देन जीरो पर हमको ये रिजल्ट मिला, मतलब ए ऑप्शन तो विदाउट एनी डाउट सही हो गया, हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ए सही है और बी में भी जो है t लेस देन जीरो पर बी तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ए करेक्ट हो गया। अब t ग्रेटर देन जीरो पर बात करें, t ग्रेटर देन जीरो पर क्वेश्चन ये कहता है कि लेफ्ट साइड में ये जो फोर्स है ना F, इसको हमने हटा दिया। अब सोचो बेटा, ये वाला फोर्स अगर हम हटा देंगे तो राइट में जो फोर्स लगाया अपन ने F, उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम किधर चलना चाहिए? कॉमन सेंस वाली बात है,
ए एक्सेलरेशन से राइट में जाएगा। अब हम एफबीडी बनाते हैं राइट वाली रोप का। अगर हम एफबीडी बनाए राइट वाली रोप का तो हम कहेंगे एफ लग गया राइट में, F1 लग गया लेफ्ट में, एक्सीलरेशन आ गया राइट में। इक्वेशन क्या बनेगा? F माइनस F1 इक्वल्स टू ma। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा, लेफ्ट साइड में जो रोप है उसके लिए अगर हम बनाए तो लेफ्ट साइड वाली रोप के लिए तो रोप पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? राइट में लगेगा। रोप की वजह से ब्लॉक पर जो लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा। हम कहेंगे F2 राइट में लगा। अब ये लेफ्ट में F तो लग ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन A। हम इक्वेशन क्या बोलेंगे? F2 इक्वल्स टू ma। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक हमने बोला F माइनस F1 इक्वल्स टू ma, एक हमने बोला F2 इक्वल्स टू ma। अच्छा, बीच में जो ब्लॉक है उसका भी एफबीडी बना लेते हैं। कैपिटल M उसका मास, राइट साइड में उस पर फोर्स लग गया F1, राइट साइड लेफ्ट साइड में उस पर फोर्स लग गया F2, एक्सेलरेशन आ गया A। हम इसको सॉल्व करेंगे तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू ma। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इन तीन इक्वेशंस को अपन सॉल्व करके t ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट मुझे इतना तो क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओगे ना तो आपको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। आप तो मुझे इतना बताओ, क्या F इक्वल्स टू F2 आ रहा है? क्या F इक्वल्स टू F2 आएगा इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके? नहीं आएगा। आप C और D ऑप्शंस को देखो, F2 इक्वल्स टू F, F2 इक्वल्स टू F, वो तो नहीं आ रहा सर। तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है? ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। The force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing there is more than the weight of the person if the elevator is। ऑप्शंस बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट है। चलो जी, हमने ये एक लिफ्ट बनाई, ठीक है। इस लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है। अब लिफ्ट किसी एक्सीलरेशन से ऊपर या नीचे मूव करती है तो हम इसमें एक अपरेंट वेट की बात करते हैं जो एक्चुअल वेट से डिफरेंट हो सकता है। हालांकि डिफरेंट होगा या नहीं होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग देयर। ये कौन से फोर्स की बात हो रही है? फ्लोर की वजह से आदमी के पैर पर जो फोर्स लग रहा है वो तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। यही नॉर्मल रिएक्शन तो हमारा अपरेंट वेट है। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला कि फ्लोर ने आदमी पर जो फोर्स लगाया, उसने ये नहीं कहा अपरेंट वेट। हालांकि वो जो फोर्स लगाता है वही नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन ही अपरेंट वेट होता है। अब वो ये कहता है इज मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन, मतलब ये जो अपरेंट वेट मतलब एन की जो वैल्यू आ रही है वो वेट से मतलब mg से ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन होती है बेटा? ये वो सिचुएशन होती है, याद करो, जब हम ये कहते हैं कि एलिवेटर में एक आदमी खड़ा हुआ है, एलिवेटर इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम क्या लिखते हैं? n इक्वल्स टू m g प्लस a, सो n इज ग्रेटर देन mg। तो नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा कब होगा? जब a अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा, एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं, a अपवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब क्या? एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है? या एलिवेटर नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है। मतलब n की वैल्यू mg से ज्यादा होने के लिए एलिवेटर का ऊपर या नीचे जाना जरूरी है या a का ऊपर के डायरेक्शन में होना जरूरी है? a का ऊपर के डायरेक्शन में होना जरूरी है। अब एलिवेटर भी अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन का केस हो गया, स्पीड बढ़ रही होगी। और अगर एलिवेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है और a ऊपर की तरफ है तो फिर ये रिटार्डेशन का केस बन गया, स्पीड कम हो रही होगी। हमको तो n की वैल्यू mg से ज्यादा चाहिए, तो दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, एलिवेटर ऊपर जाए स्पीड बढ़ रही हो, या फिर एलिवेटर नीचे जाए स्पीड कम हो रही हो। ऑप्शंस चेक कर लो आप, मैंने ऑप्शंस देख लिए हैं इसीलिए मैंने ये बात की है। ए ऑप्शन क्या कहता है? गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। इफ गोइंग अप
इट इज एक्सीलेटिंग, स्पीड अप हो रही है, इनकरेक्ट हो गया. गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, यस दिस इज करेक्ट. गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, बोलो बात समझ में आएगी. नीचे जा रही है और स्लो हो रही है, इसका मतलब ए अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी करेक्ट है. गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, नो इनकरेक्ट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि ए अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. तो इसमें लिफ्ट या एलिवेटर ऊपर की तरफ जाए और उसकी स्पीड बढ़े, इसका मतलब ए ऊपर की तरफ हो गया. या फिर एलिवेटर नीचे की तरफ जाए और उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, तो भी ए ऊपर की तरफ हो. तो बी और सी दो करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम. दो ऑप्शन सही हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7. समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको. और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालना, देखेंगे उनको जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं. इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर में बी. ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एलिवेटर है, ये एलिवेटर एक केबल सपोर्ट से मूव कर रहा है. केबल मान लो यहाँ से लटका हुआ है, इस केबल सपोर्ट से मूव कर रहा है. तो इसमें टेंशन इस तरह से आएगा, ये टी आ गया. और इस एलिवेटर का जो वेट है वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया. मैं आपसे कहता हूँ, उल्टा चलता हूँ मैं इसमें कि t इक्वल्स टू mg होना चाहिए. बताओ क्या पॉसिबिलिटीज बनती है. पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एलिवेटर रेस्ट में हो. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि एलिवेटर रेस्ट में है, तो t इक्वल्स टू mg आएगा. अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आए, क्योंकि उसमें नेट फोर्स जीरो आ जाएगा. तो F इक्वल्स टू एम में एफ नेट इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो t इक्वल्स टू mg आ जाएगा. तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है. मेरे हिसाब से इसी से अपना काम हो जाएगा. ऑप्शंस को अपन चेक कर लेते हैं. सो द एलिवेटर मे बी गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड. इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब तो ए आ जाएगा. ए अगर आ जाएगा तो टी इक्वल्स टू mg नहीं मिलेगा. गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, इसमें भी इंक्रीजिंग स्पीड आ गया तो ए आ गया. गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज ओके. गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज ऑल्सो ओके. सो सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट. बात क्लियर. सिंपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब कुछ पिछले क्वेश्चन लास्ट प्रॉब्लम के जैसा ही, कुछ थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है. अपन इंपोर्ट करता है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. A particle is observed from two frames S1 and S2. दो फ्रेम से हमने एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया. The frame S2 moves with respect to S1 with an acceleration A. Let F1 and F2 be the pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2 respectively. S1 से ऑब्जर्व करोगे तो F1 फोर्स है, S2 से ऑब्जर्व करोगे तो F2 फोर्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल. इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. आई सजेस्ट वी मस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2. द फ्रेम S2 मूव्स विद रेस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सीलरेशन A. यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है. S2 S1 के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. भैया इसमें पॉसिबिलिटीज देख लो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है. हालांकि इस लाइन को अगर हम समझे तो सिंगल एक लाइन में हम क्वेश्चन का आंसर बोल भी सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. पहले एक बार अपन पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि S2 S1 के रेस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से मूव अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है. इसका मतलब ये हो सकता है कि S1 के लिए S1 इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, एंड S2 इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. आप चेक कर लो, S2 का S1 के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगा. सेकंड, इसका उल्टा हो सकता है. S1 इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन and S2 is moving with some constant velocity.
तीसरा पॉसिबल केस क्या है, S1 is moving with some acceleration A1 and S2 is moving with some another acceleration A2। तो S2 का S1 के रेस्पेक्ट में यहां भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, अब इसमें बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे को एज ए कंक्लूजन एक बात समझ में आ रही है जो मैं आपको डायरेक्टली भी समझाना चाह रहा था। अभी तो मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज ले ली, पहले आप तीनों केसेस में चेक कर लो कि S2 का S1 के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक फ्रेम, बहुत ध्यान से सुनना, बाकायदा इस चीज को आप चाहो तो नोट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो दोनों में से एट लीस्ट एक फ्रेम एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा। दिस इज फॉर श्योर। अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से मूव करता है तो एटलीस्ट दोनों में से कोई एक फ्रेम, एटलीस्ट कह रहा हूं, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक फ्रेम किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। आप फर्स्ट केस में बात कर लो तो हमने कहा कि S2 में एक्सेलरेशन है, सेकंड केस में बात कर लो तो S1 में एक्सेलरेशन है, थर्ड केस में बात कर लो तो दोनों में एक्सेलरेशन है। और जिसमें एक्सेलरेशन होगा वो नॉन इनर्शियल होगा, और नॉन इनर्शियल होगा तो उसमें स्यूडो फोर्स होगा। तो क्या मैं इस लाइन का मीनिंग ये निकाल सकता हूं कि एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा ही होगा, क्योंकि किसी एक का तो एक्सेलरेशन होना जरूरी, एटलीस्ट एक नॉन इनर्शियल होगा, तो एटलीस्ट एक फोर्स तो स्यूडो फोर्स होगा ही होगा। दूसरा फोर्स जीरो हो सकता है कि दोनों फोर्स स्यूडो हो सकता है कि एक फोर्स स्यूडो हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि दोनों ही फोर्स जीरो। एटलीस्ट एक तो स्यूडो फोर्स जरूर होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक फ्रेम का एक्सेलरेशन जरूर आएगा। यह बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या नहीं है, हमने कहा कि पॉसिबल क्या नहीं है कि दोनों ही फोर्स जीरो हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्ट पिक कर लो। अब पहला क्या कहता है कि F1 जीरो है, F2 नॉट जीरो, ये तो पॉसिबल है। सेकंड भी पॉसिबल है, थर्ड भी पॉसिबल है, दोनों स्यूडो हो सकते हैं। फोर्थ कहता है कि दोनों फोर्स जीरो, नहीं, एक तो नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा ही, मतलब एक स्यूडो फोर्स तो आएगा ही आएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये नॉट पॉसिबल पूछ रहा है, तो डी में जो लिखा है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अ पर्सन सेज दैट ही मेजर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल टू बी नॉन जीरो। एक आदमी कहता है कि मैंने एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन मेजर किया है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉन जीरो है। व्हाइल नो फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जबकि उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, फोर्स तो उस पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि साहब मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ रहा है। अब आप खुद ही सोच करके बताओ कि वो जो पर्सन या वो जो आदमी है वो कैसा फ्रेम है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब ऑप्शन क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग से ऑप्शन है, ही इज अ लायर, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा भाई, उसको जो ऑब्जर्व हुआ उसने बता दिया कि भाई मेरे को तो एक्सेलरेशन मिल रहा है लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो झूठ तो नहीं बोल रहा। हिज क्लॉक माइट हैव रन स्लो, क्लॉक का उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। हिज मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड, मीटर स्केल से भी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। डी ऑप्शन क्या कहता है, ही माइट हैव यूज्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, यस, उसने नॉन इनर्शियल फ्रेम काम में लिया होगा तभी वो एक्सेलरेशन की बात करता है और फोर्स जीरो है। ये पहचान किसकी है, आइडेंटिटी किसकी है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब उसने कौन सा फ्रेम काम में लिया, नॉन इनर्शियल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारे 9 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए ऑब्जेक्टिव सेकंड NLM के, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में डालना, फीडबैक अपना जरूर डालना। बीच में एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, शायद वो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें था कि बोथ फ्रेम्स नॉन इनर्शियल, बोथ फ्रेम्स इनर्शियल। क्वेश्चन नंबर मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं है, उसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी था, जिसमें मैंने कहा था कि 15-20 मिनट का, 30 मिनट का डिस्कशन भी चल सकता है। तो आप उसको बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। मतलब उस क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी डाउट रहता है, आप अच्छी तरह से गो थ्रू हो लेना,
बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उस पर डिस्कशन किया नहीं है। आपको कहीं उसमें कोई क्वेरी हो, कोई रिक्वायरमेंट आपको फील होती हो, तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन का उसलिए बोला क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कोई डाउट रहता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2 बार 3 बार उस चीज़ को डिस्कस करते ही करते हैं। आप एक बार अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से आपको समझ में आया, दैट इज वेरी गुड। और कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, वीडियो सॉल्यूशन देखते रहो, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक गुड बाय, थैंक यू।